इधर से उधर। ऐड होने दो सबको थोड़ा। ठीक है। ये टच नहीं हो रहा है, एक सेकंड रुको बेटा। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे कल जो टेस्ट रहेगा है ना, अभी है क्या सारे लोग? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ब्लैक ब्लैक कुछ भी नहीं दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, एक सेकंड। अब सर अब दिख रहा है कनक श्री शिक्षा संस्थान मुल्ताई, सर यही दिख रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक सेकंड सर उसमें बता रहा है कि स्टार्टेड शेयर स्क्रीन शेयरिंग। रुको, अब दिखेगा। फ्लावर का डायग्राम दिख रहा है? सर आप यस सर दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा। अरे दिख दिखेगा रहा ना, अब दिखेगा, देखो। पिंक फ्लावर है। हाँ, पिंक फ्लावर है। नहीं रेड। ठीक है, दिख गया अब? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक को और ऐड होने दो, फिर बता रहा थोड़ा। सलोनी चिलाठे, हो गई ऐड। मतलब कल तो गेप रहेगा है ना। मंडे के दिन टेस्ट रहेगा, और उस मंडे जो टेस्ट रहेगा उसमें दोनों पोर्शन के रहेंगे है ना, 50-50 क्वेश्चन दोनों पोर्शन के रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो जिन लोगों के, और ये खासकर 12th वाले है ना, जिन लोगों के पास नोट्स पहुंच चुके हैं, वो लोग क्या करेंगे कि जितने नोट्स में है उतनी चीजें तैयार कर लेंगे है ना। कहाँ से? इस पादप जगत वाले से लेके ह्यूमन रिप्रोडक्शन तक का। ठीक है? यस है ना। और जो बाकी लोग हैं, बाकी लोगों को क्या करना है? सारा ही तैयार करना है। जो नीट जीएनएसटी वाले हैं, इन लोगों को सारा ही तैयार करना है ना। और कुछ डाउट आता है तो कुछ भी डाउट आता है तो वो कल भी मैसेज कर दो है ना। लेकिन वही है, संडे मतलब मंडे 8 बजे के पहले तक अपने क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। मेरे से किसने पूछा था? शायद वसुंधरा या अनुभूति ने कुछ पूछा हुआ था, है ना। ने ये पूछा था, वो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित था है ना। कि क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, कि फिर से सेंड कर सकते हैं? कहाँ गया? नहीं, ठीक है, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कैसे। देखो, उन्होंने ये पूछा था कि एक कोई पौधा है ना, और वो विकसित हो रहा है, और उसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा वो जो प्रजनन कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मतलब क्या चीज हो रही है कि कायिक प्रजनन कर रहा है। तो कायिक प्रजनन में यहाँ पे क्या चीज आ रही थी? अलग अलग विधियां हो रही थी है ना। तो यहाँ पे एक मॉन्ट करके पौधा था, हाँ मॉन्ट, है ना। तो उसके लिए बोला था कि मॉन्ट का पौधा है और वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहा है, तो वो किस तरह से करता है? तो मॉन्ड जो पौधा है वो कैसा है? सकर प्रकार का है। मतलब कैसा है सकर? मतलब वो भूस्तारिक पौधा है। भूस्तारिक पौधा मतलब ये होता है कि यहाँ से इसकी कोई शाखा निकली और ये क्या होना है? भूमि के ऊपर ऐसे चलते चलना है, चलते चलना है ना।
जैसे धूप घास चलती है इस तरह से ऐसे चलते चलना है। अब क्या हो रहा है, जहां पर इसमें नोट्स पाए जा रहे हैं वो नोट्स से यहाँ से क्या होना है, नीचे के साइड में जड़ का निर्माण हो जाता है और ऊपर साइड में यहाँ पे प्रांकुर का निर्माण होने लग जाता है। तो ये ऐसे हो गया और यहाँ से अब एक क्या हो गया, नया पौधा विकसित हो गया। तो उसमें जो ऑप्शन था उसमें और बहुत सारे ऑप्शन थे, अलैंगिक प्रजनन है या ऐसे कुछ थे, लेकिन तीसरा ऑप्शन क्या था उसमें, यहाँ पे सकर, मतलब क्या हो रहा है, भूविस्तारिक विधि से वो प्रजनन करता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी भूविस्तारिक विधि से, मतलब उसकी एक कोई शाखा आ जाती है, भूमि के ऊपर चलते रहती है और जहाँ पे वो भूमि में नोट्स, मतलब उस पौधे में जहां पर भी नोट्स पाए जाते हैं वहां से जड़ और प्रांकुर का निर्माण हो जाता है और एक नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, जिसने पूछा था वो पता नहीं है या नहीं है अभी। ठीक है, फ्लावर की संरचना अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, इसलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। ये परागकोश की संरचना, ठीक है, परागकोश में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे दो कोष बने हुए रहते हैं। अब सारे के सारे जो पौधे हैं उसमें जरूरी नहीं है कि हमेशा दो कोष हो, कोई चार कोष्ठीय भी रहते हैं, कोई पांच कोष्ठीय भी, कोई त्रिकोष्ठीय भी रहते हैं, तो अलग अलग चीज रहती है। लेकिन जो अंदर की संरचना हो रही वो कैसे हो रही है, यहाँ पे सेम हो रही। तो यहाँ पे लेयरों का एक सीक्वेंस भी याद रखना है कि सबसे बाहर में क्या है, एक कोशिकीय स्तर एपिडर्मिस है, ये प्रोटेक्शन का कार्य कर रही। फिर यहाँ पे एंडोथीसियम रहती है, ये स्तंभाकार कोशिकाएं रहती है, स्तंभ के जैसे ऐसी खड़ी रहती है और इसके अंदर में क्या रहता है, पानी जमा रहता है। और जब अंदर की ओर ये परागकण विकसित हो जाते हैं तो ये कोशिकाएं पानी को बाहर निकाल देती है और सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण परागकोश में क्या हो जाता है, स्फुटन हो जाता है। तो जो एंडोथीसियम की कोशिकाएं है ये स्फुटन में मदद करती है। फिर यहाँ पे बीच में मिडिल लेयर आती है, ये 3 से 4 परतों का स्तर होता है और ये यहाँ पर ये क्या कर रहा है, उसको नॉर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके दे रहा है। फिर मिडिल लेयर से ही क्या होती है, टैपिटम बनती है और ये टैपिटम की जो कोशिकाएं रहती है ये क्या करती है, भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके रखती है। जो विकसित हो रहे हैं यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होती है, ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको विकसित होने में मदद करती है, न्यूट्रिएंट मटेरियल देती है, साथ में स्पोरोपोलिनिन के निर्माण में भी मदद करती है। ठीक है, फिर एक स्थान यहाँ पे स्टोमियम रहता है, जहां से क्या होता है, परागकोशों में स्फुटम होता है ना, स्फुटन होता है, मतलब वो फटता है। और एंडोथीसियम क्या करती है, उसको फूटने में मदद करती है, लेकिन वो फटता कहाँ से, स्टोमियम से फटता है। ठीक है, फिर बारी आती है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की जब विकसित होता है तो जो यहाँ पे माइक्रो स्पोरोफाइट सेल रहती है या जो माइक्रो स्पोर मदर सेल रहती है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और यहाँ पे 2 केंद्रक बन जाते हैं। फिर जब ये 2 केंद्रक, इसमें और विभाजन हुआ और यहाँ पर ये क्या बन गए, 4 केंद्रक बन गए। और ये जब चारों केंद्रक माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, टेट्रेट कहलाते हैं, है ना, टेट्रेट कहलाते। फिर इस टेट्रेट से क्या होता है, यहाँ पे ये सब अलग अलग हो जाते हैं, इनके चारों ओर में यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन की झिल्ली बनने लग जाती है और अंदर साइड में पैकेटिन की इंटरनल लेयर बनती है, जीव द्रव्य जमा हो जाता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है इसका जो न्यूक्लियस है ये और एक न्यूक्लियस में यहाँ पे डिवाइडेशन होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है और एक क्या बन जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन जाता है और एक यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस बन जाता है। और ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है यही क्या होता है, और एक बार डिवाइड होता है और 2 स्पर्म सेल या 2 मेल गैमेट या 2 स्पर्म गैमेटों का निर्माण करता है। और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस आगे चल के यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है और जो परागनली है उसको विकसित होने में मदद करता है। फिर परागकण की संरचना, परागकण कैसा होता है, गोल होता है, अर्ध, कभी भी ये अर्ध चंद्राकार भी होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 परत होती है, बाहरी वाली परत एक्साइन कहलाती है, ये बाहरी वाली परत एक्साइन कहलाती है और ये काय की बनी हुई रहती है, स्पोरोपोलिनिन की, और ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। फिर अंदर वाली परत इंटाइन कहलाती है, ये पैकेटिन और सेलुलोज की बनी हुई रहती है और ये भी यहाँ पे प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड करने का कार्य करती है। स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको? यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है,
फिर इंटाइन, फिर एक स्थान ही यहाँ पर ऐसा रह जाता है जहां पर स्पोरोपोलिन जमा नहीं होता है या स्पोरोपोलिन की लेयर नहीं बनती है, वो स्थान क्या कहलाता है? जर्मपोर कहलाता है। सारे पौधों में उसके प्रजाति के अनुसार जरूरी नहीं कि एक ही यहाँ पे जर्मपोर हो, और भी ज्यादा यहाँ पे जर्मपोर हो सकते हैं, जनन क्षेत्र। और इसी से क्या होते है, ये विकसित होते हैं, अंदर की जो इंटाइन रहती है वो विकसित होकर क्या करती है? परागनली का निर्माण करने में मदद करती है। ट्यूब न्यूक्लियस, जब ये परागकण अंकुरित होता है तो ये अंकुरित होता है तो परागनली के विकास में मदद करता है। और ये जनरेटिव न्यूक्लियस अभी बताया था, दो यहाँ पे ट्यूब स्पर्म न्यूक्लियसों में परिवर्तित हो जाता है ना। एक सेकंड बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ नहीं, जल्दी से बोलो। वो सब बेटा क्लास के बाद 11 के बाद बताऊंगा, 11 के बाद। ठीक है, परागकण की संरचना पे कुछ डाउट है तो बोलो बेटा। ठीक है, नहीं है मतलब। ठीक है, उसके बाद में बारी आती है परागकण का अंकुरन। तो जब ये स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है उधर में, तो ये क्या हो रहा था, जनरेटिव न्यूक्लियस से दो स्पर्म न्यूक्लियस बन गए थे, और वहां पर क्या होता है, जो इंटाइन है वो वृद्धि करने लगती है, और जिसके कारण क्या होता है, एक नली का निर्माण होता है, और यही क्या कहलाती है, पॉलन ट्यूब। और जो जीव द्रव्य रहता है वो सब कहाँ आने लगता है, इस पॉलन ट्यूब में आने लगता है। और यहाँ पर जो ये परागकण है, इसके अंदर में क्या होता है, वैक्यूम, रिक्तिका का निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, ये इस तरह से विकसित होते हैं, है ना। ठीक है, फिर बारी आती है यहाँ पे बीजांड की। तो बीजांड क्या होता है, ओरी के अंदर में रहता है, मरास्मेटिक सेल में विभाजन के द्वारा बनता है। और ये क्या होता है, यहाँ पे फ्यूनिकल के द्वारा ओरी से जुड़ा हुआ रहता है। फिर यहाँ पर एक विशेष प्रकार की और कुछ कोशिकाएं रहती है। ये कोशिकाएं क्या बनाती है, यहाँ पे एक और संरचना बनाती है ना, एक और संरचना बनाती है जो क्या कहलाती है, यहाँ पर हाइलम कहलाती है, या हीलियम भी बोलते हैं उसको। फिर ऊपर साइड में भी यहाँ पर विशेष प्रकार की कोशिकाएं रहती है जो चालीजा बनाती है। फिर बीजांड में दो आवरण रहते हैं, एक बाहरी रहता है आउटर इंटीगमेंट, इसको क्लीन करने दो, एक बाह्य आवरण रहता है आउटर इंटीगमेंट लेयर, और एक अंदर आंतरिक आवरण रहता है इनर इंटीगमेंट या आंतरिक अध्यावरण। जिस स्थान पे ये दोनों अध्यावरण नहीं होते और इनका कार्य क्या रहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, है ना, प्रोटेक्शन देना। यहाँ पर जहां पर नहीं होता है ये अध्यावरण, वो क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल छिद्र कहलाता है। और माइक्रोपाइल छिद्र को ही क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार, जिसके द्वारा क्या हो रही, परागनली अंदर हो रही। ये देखो इस साइड वाले डायग्राम में यहाँ से ये परागनली आई रेड वाली, और ये माइक्रोपाइल छिद्र से क्या होगी, अंदर चलेगी, तो परागनली अंदर की ओर यहाँ पे प्रवेश करती है। फिर अंदर साइड में ये यहाँ पे एंडोस्पोर पाया जाता है, भ्रूण कोष पाया जाता है, जिसके अंदर में 8 कोशिकाएं रहती है। 3 नीचे की ओर जाके व्यवस्थित होकर क्या बनाती है, एग एपरेटस, अंड उपकरण बनाती है। और इसके अंदर में क्या होता है, एक सेल रहती है, 2 क्या रहती है, सिंगल कोशिका रहती है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 कोशिका रहती है जो क्या बनाती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है। और ऊपर चालजा की ओर 3 कोशिकाएं जो जाती है वो क्या कहलाती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहलाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर बीजांडों का अलग अलग उनके किसके, फ्यूनिकल के, हमने बताया था यहाँ पर कि फ्यूनिकल ये सर। हाँ सर जायगोट नीचे बनता है बेटा, वो बीजांड किस आधार पे उस हिसाब से बनता है। जैसे ये हो गया तो इसमें भी यहाँ पे जायगोट इधर ऊपर बन रहा है, ये हो गया इसमें जायगोट यहाँ नीचे बन रहा है, यहाँ पे लंबवत में बन रहा है ना। तो वो जिस साइड में उसका माइक्रोपाइल छिद्र रहेगा उस आधार पे डिपेंड करेगा कि किस ओर बन रहा है ना। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे बीजांडों का प्रकार, तो ये बी वाले में कहाँ पर बनेगा बेटा, इधर बनेगा। इसमें बोला, किसमें बोला बेटा, बी वाले में नीचे की ओर बनेगा क्या, माइक्रोपाइल छिद्र की ओर। हाँ बी वाले में, हाँ हाँ बेटा, यहाँ पे माइक्रोपाइल छिद्र देखो, जो भ्रूण बन रहा है वो माइक्रोपाइल छिद्र, एग एपरेटस। सर वो बी वाले में पूछ रही, सर वो बी वाला पूछ रही हूँ, ऊपर बनेगा बी वाला। एक मिनट देखो, बीजांड में जिधर माइक्रोपाइल छिद्र है उस साइड में क्या रहता है, एग एपरेटस रहता है। और एग एपरेटस में क्या रहती है, एक सेल रहती है। ये पिछले वाले डायग्राम में देखो,
ये जिस एक सेल है, दो क्या है यहाँ पे सिंड्रिजाइट सेल है, सहायक कोशिका। ये एक एपरेटस जिस साइड में रहेगा जिस भी पौधे में, उस साइड में यहाँ पे एम्ब्रियो का निर्माण होगा। अगर वो ये एक एपरेटस ऊपर चले गया, मतलब माइक्रोपाइल छिद्र ऊपर चले गया, तो क्या होगा, ऊपर की ओर बनने लगेगा। जैसे यहाँ पे ऊपर चले गया है तो ऊपर की ओर बनेगा, यहाँ पे नीचे की ओर है तो नीचे बनेगा। मतलब जहाँ पे भाई एक सेल है वहीं पे बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या Yes, चीज हो रही है यहाँ पे, फ्यूनिकल, चाल्जा और माइक्रोपाइल छिद्र। जो चीज याद रखने वाली है वो यही है कि फ्यूनिकल, चाल्जा और माइक्रोपाइल छिद्र की स्थिति के आधार पे यहाँ पे इनके प्रकार डिसाइड किए गए हैं ना। तो पहला ऑर्थोट्रोपस है। ऑर्थोट्रोपस में सभी कैसे हो रहे हैं, यहाँ पे एक सीधी लाइन में होते हैं ना, एक ही प्लेन में होते हैं। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्यूनिकल मेन किसको देखना पड़ता है, फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल छिद्र को। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जो ऑर्थोट्रोपस है उसमें याद रख सकते हो कि यहाँ पे 180 का एंगल बन रहा है। ठीक है, अगला जो चीज हो रही है यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सार्सिनोट्रोपस, इसमें क्या हो रहा है, 0 का एंगल बन रहा है। ठीक है, 0 डिग्री का बन रहा है ना। फिर अब इसको तुम कैसे याद रख सकते हो, ये अप में याद रख लो कि माइक्रोपाइल कहाँ चले गया, अप में चले गया है और इसमें 0 का बन गया। इस वाले में यहाँ पे एनाट्रोपस में क्या चीज हो रहा है, इसमें भी यहाँ पे 0 का एंगल बन रहा है, लेकिन कैसे बन गया है, डाउन में। मतलब माइक्रोपाइल छिद्र कहाँ आ गया है, नीचे की ओर आ गया है ना। फिर क्या आ रहा है, हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस में क्या चीज हो गया, यहाँ पे 90 का एंगल बन गया। ठीक है, हेमी एनाट्रोपस में 90 का एंगल बन गया तीनों चीज के बीच में। फिर एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस में क्या बन रहा है, यहाँ पे 30 का एंगल बन जा रहा, 30 या 20 का एंगल। ठीक है, और लेकिन अब यहाँ पे ये दोनों तो सेम हो जाए, क्योंकि एम्फीट्रोपस और एम्फीट्रोपस सेम हो रहा है। तो क्या चीज हो रहा है, यहाँ पे जो ये एम्फीट्रोपस है, इसमें जो यहाँ पे ये भ्रूणपोष है, ये कैसा हो जाता है, वक्र ले लेता है, कर्व आ जाता है उसमें, और घोड़े की नाल की जैसी यहाँ पे संरचना बन जाती है। वक्र आ जाता है, कर्व आ जाता है, जिसके कारण घोड़े के नाल की जैसी संरचना बन जाती है इसमें एम्फीट्रोपस में। और कैम्फाइलोट्रोपस में क्या हो रहा है, तो सिर्फ ये याद रख लो कि इसमें 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, याद रहेंगे ये। हाँ सर। ठीक, फिर अब यहाँ पे है भ्रूणकोश का विकास कैसे हो रहा था, है ना। एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था। तो एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट के लिए क्या हो रहा था, हमने बताया था, बीजांड है, बीजांड के अंदर ओरी है पहले तो, है ना। ओरी के अंदर में क्या चीज रहती है, वो स्टार्टिंग में खाली रहती है, फिर उसमें क्या रहती है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर सेल रहती है ना। उनमें क्या होता है, विभाजन होता है, और यहीं से क्या हो रहा है, फिर बीजांड का निर्माण। बीजांड के अंदर में क्या रहती है, प्राइमरी ऑर्की स्पाइरल सेल रहती है, प्राइमरी ऑर्की स्पाइरल सेल। ठीक है, प्राथमिक ऑर्की स्पाइरल सेल रहती है कोशिकाएं। इसमें क्या होता है, विभाजन होता है, और यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती है। एक बनती है यहाँ पे डीजनरेटिव सेल, ये रहती है डीजनरेटिव सेल, और एक रहती है यहाँ पे फंक्शनल सेल। ठीक है, डीजनरेटिव और फंक्शनल सेल। तो अब क्या हो रहा है, ये दोनों में से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे विभाजन चालू हो रहा है, और ये वाली जो कोशिका है डीजनरेटिव, ये यहीं पर नष्ट हो जाती है, और इसमें फंक्शनल सेल जो थी ऑर्की स्पाइरल सेल से जो बनी वाली थी, इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल भी बोल रहे थे, और इसमें विभाजन हो रहा था, और इससे क्या हो रही थी, यहाँ पे 4 कोशिकाएं बन रही थी। और ये 4 कैसी होती है, यहाँ पे अर्ध मतलब अगुणित होती है। ये कैसी हो गई, अब यहाँ पे एन प्रकार की हो जाती है, और ये जो पेरेंटल सेल है ये कैसी रहती है, यहाँ पे द्विगुणित ही रहती है। नहीं, ये भी कैसी हो जाती है, यहाँ पे अगुणित हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये वाली तो यहाँ से गायब हो गई, ये जो 4 हैप्लॉइड सेल बनी है, इसमें भी फिर से वापस से यहाँ पे क्या होती है, 3 जो रहती है वो डीजनरेटिव मेगास्पोर में बदल जाती है। मतलब ये क्या हो जाती है, धीरे से यहाँ पे विलुप्त हो जाती है। और जो एक बड़ी सेल रहती है वो क्या हो जाती है, फंक्शनल मेगास्पोर में बदल जाती है। फिर इसमें यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन चालू होता है, और एक कोशिका से 2 केंद्रक, मतलब एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, और एक ऊपर की ओर चले जाता है और एक नीचे की ओर। फिर इसमें और एक बार विभाजन होता है, और यहाँ 4
हो गए, 4 से कितने हो गए, ये ऊपर की ओर 4 हो गए और नीचे की ओर 4 हो गए। अब क्या हो रहे थे, हमने क्या बोला था, 3 नीचे की ओर रहते हैं, 3 ऊपर की ओर रहते हैं, तो जो 2 एक्स्ट्रा एक एक साइड बचे वो दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ये बीच में आ जाते हैं और बीच में आके क्या बना लेते हैं, पोलर न्यूक्लियस कहलाते हैं ये। और जब ये दोनों आपस में संलयित हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस कहलाने लग जाते हैं। अब जैसे यहाँ के डायग्राम में देखो, ऊपर की ओर हमने एक एपरेटस बोल दिया है, तो यहाँ पे बोल दिया, तो एक सेल क्या होगी, ये है एक सेल, और ये दोनों क्या हो गई, सिनरेजाइड या सहायक कोशिकाएं होगी। मतलब ये जो पौधा बन रहा है, इसका जो यहाँ पे बीजांड बन रहा है, उसमें माइक्रोपाइल छिद्र कहाँ पे, इस ओर माइक्रोपाइल छिद्र है, और इधर नीचे की ओर क्या हो गया, साल्जा हो गया, क्योंकि इस साइड में क्या है, ये एंटीपोडल सेल है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो का जो निर्माण होगा वो कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। ठीक है, ये और फिर हमने ये एक एनसीईआरटी वाला डायग्राम, तो इसमें क्या कर दिया, नीचे की ओर एपरेटस कर दिया, तो एम्ब्रियो का निर्माण कहाँ हो जाना है, नीचे की ओर हो जाना है। और इस संरचना से रिलेटेड जो क्वेश्चन याद रखना है वो याद रखना है कि ये पहले क्या रहती है, जब विकसित होता है तो 8 कोशिकीय 8 केंद्र की, जब अंकुरन चालू हो जाता है या जब निषेचन होने वाला रहता है तो ये कैसे हो जाती है, यहाँ पे 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या हो रहा था, स्वपरागन और परपरागन। इसमें क्या हो रहा था, अलग अलग प्रकार हो रहे थे। पहले एक ही पुष्प से सेम पे जा रहा था तो वो क्या कहलाता रहा था, ऑटोगैमी कहला रहा था, है ना। जब एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पे जा रहा था तो क्या कहला रहा था, जिनेटोगैमस कहला रहा था। और जब एक पौधे से दूसरे पौधे पे जा रहा था तो परपरागन। फिर इसमें अलग अलग प्रकार थे, कीट परागन, जल परागन, है ना। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है ये कि जब परागनली अंदर की ओर आती है तो सिंड्रेजाइट कोशिकाएं कितनी नष्ट होती है। तो जब एक परागनली यहाँ पे अंदर आ रही तो एक सिंड्रेजाइट कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है वैसे ही नष्ट हो जाती है। और दूसरी जो सिंड्रेजाइट कोशिका रहती है वो क्या होती है, बाद में नष्ट होती है। ठीक है, फिर भ्रूणपोष। भ्रूणपोष के कार्य भी याद रखना है कि भ्रूणपोष का कार्य रहता है विकसित हो रहे भ्रूण को भोजन मतलब उसको न्यूट्रिएंट मटेरियल देना, है ना, भोजन देना। ये क्या होते हैं, मेन जो रहते हैं 3 प्रकार के रहते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर केंद्रकीय भ्रूणपोष। मतलब इसमें क्या हो रहा था, वहां जो वो द्वितीयक केंद्रक था, द्वितीयक केंद्रक का विभाजन हो रहा है, 1 से 2 केंद्रक बन गए, तो उसे 4-6 बन गए, ये बनते जा रहा है। इनके चारों ओर कोई झिल्लियों का निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे केंद्रक ही केंद्रक है। तो ये क्या कहला रहा है यहाँ पे, केंद्रकीय भ्रूणपोष। और जो नारियल का पानी है वो किसका उदाहरण है, अंदर के में जो नारियल का पानी रहता है वो द्रव भ्रूणपोष का उदाहरण है और केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। ठीक है, नारियल। ठीक है, दूसरा प्रकार आता है कोशिकीय भ्रूणपोष। तो अब ये जो द्वितीयक केंद्रक जब विभाजित हो जाता है और 2 केंद्रक बन जाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाती है, एक झिल्ली भी बन जाती है, जिसके कारण इसमें कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये कोशिकाओं का बना हुआ जो भ्रूणपोष रहता है ये क्या कहलाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। जैसे वो व्हाइट वाला मैटर रहता है नारियल में और जो बाकी के पौधों में भी है वो सब क्या है, कोशिकीय। हेलोबियल। हेलोबियल मतलब ये हो रहा है कि कुछ तो यहाँ पे केंद्रक उपस्थित रहेंगे और कुछ क्या हो जाना है, कोशिका। जब ये विकसित होना है, जैसे नारियल के अंदर में क्या चीज हो रही है, अंदर की ओर लिक्विड रहता है और बाहर की ओर क्या रहता है, हार्ड वाला मटेरियल रहता है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी। तो सेल्फ जो इनकम्प्लीबिलिटी है, क्या है ये, स्वअसंगता, स्वअसंगता, है ना। या इसका हिंदी एक बार थोड़ा सा देखना कि क्या है, स्वबाध्यता, है ना, ऐसे ही कुछ है बेटा, एक बार कंफर्म करना। ठीक है, ठीक है। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी ये किस पर डिपेंड करती है, जीनों के ऊपर डिपेंड करती है। जीन मतलब किसके जीन, एक तो पॉलन ग्रेन, ये जो परागकण है इसके जीन के ऊपर, और जो स्टिग्मा है इसके जीन के ऊपर, और यहाँ जो केमिकल्स प्रेजेंट है उनके ऊपर डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे सेम सेम आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे ये वर्तिकाग्र का या स्टिग्मा के भी जीन कैसे S1 S2, परागकण का भी कैसा जीन हो गया, सेम हो गया, तो ये इसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ये कैपेसिटी होती है
पौधों में कि वो और ज्यादा अच्छा बीज भी उत्पन्न करना चाहते हैं, इसीलिए उनके अंदर में ये रिजेक्शन की कैपेसिटी होती है, और यही क्या कहलाती है यहाँ पे, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी कहलाती है। तो सेम सेम जीन रहेंगे तो यहाँ पे अंकुरित नहीं होना है। पर जो असमान जीन है, जैसे यहाँ पे स्टिग्मा में S1 S2 प्रकार का जीन है, एलील में S1 S2 है, जबकि यहाँ पे जो परागकण है उसमें S3 S4 प्रकार के एलील या जीन उपस्थित है, तो ये यहाँ पे अंकुरित हो जाना है और बीज भ्रूण का निर्माण कर लेना है। ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक ही चीज याद रखना है कि एल्यूरॉन लेयर पाई जाती है यहाँ पे। एल्यूरॉन लेयर पाई जाती है किसके अंदर में, मक्के के अंदर में, जो एल्यूरॉन प्रोटीन की बनी हुई रहती है। ठीक है, ठीक है। फिर फल के बारे में, तो फल के बारे में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, सत्य फल और असत्य फल। सत्य फल वो फल होते हैं जिनका निर्माण ओवरी से होता है, और असत्य फल वो होते हैं जिनका निर्माण ओवरी को छोड़ के किसी दूसरे भाग से हो जा रहा है, तो वो सब क्या कहलाते हैं यहाँ पे, असत्य फल कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर आती है, तो ये साइकिल तो मैं पहले भी बता चुका था ना। अब देखो कुछ चीजें बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छे से याद रखना। परागकण कैसी संरचना है, तो परागकण कैसी संरचना है, अगुणित। बीजांड कैसी संरचना है, अगुणित। भ्रूणकोश, भ्रूण मतलब भ्रूण कैसी संरचना है, तो अगुणित। भ्रूणकोश कैसी संरचना है, त्रिगुणित। भ्रूणकोश कैसी संरचना है, भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश और भ्रूणकोश में अंतर देख लो। ये जो बाहर का बन रहा था, ये क्या है, भ्रूणकोश। यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था, इससे जो विकसित हुआ था, ये क्या था, भ्रूणपोष था। इसका कार्य है भ्रूण को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक आवरण प्रोवाइड करना। इसका कार्य है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, भ्रूणपोष के अंदर में भ्रूणकोश रहता है, और ये जो संरचना है भ्रूण कौन, भ्रूणकोश, ये कैसी है यहाँ पे, अगुणित संरचना है। लेकिन ये कैसी संरचना है यहाँ पे, अरे ये कैसी है यहाँ पे, एन, अगुणित। लेकिन ये कैसी है यहाँ पे, त्रिगुणित संरचना है। यहाँ पे जो भ्रूण बनता है वो कैसी संरचना है यहाँ पे, द्विगुणित संरचना है। ये जो भ्रूणकोश या जो बीजांड है वो काय में बदल जाता है, बीज में। ठीक है, बीजांड, यहाँ पे बाहर साइड में बीजांड था ये ऐसे, तो ये काय में बदल जाता है यहाँ पे, बीज में। ओरी काय में परिवर्तित हो जाती है, बीज में, है ना। और जब निषेचन, बीज बोल रहा फल में, है ना, फल में परिवर्तित हो जाती है ओरी। और जो दलपुंज रहते हैं, बाह्य दलपुंज रहते हैं, जैसे ही निषेचन होता है, मतलब इधर वर्तिकाग्र के ऊपर में, जैसे ही यहाँ ऊपर की ओर में परागकण आता है और उससे परागनली का निर्माण जब चालू हो जाता है, तो जैसे ही परागनली बनना चालू होती है, एक डायग्राम चेंज करने दो। क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे ये निषेचन हुआ, है ना, तो ये जो यहाँ फूल में दलपुंज दिख रहा है, बाह्य दलपुंज दिख रहा है, ये स्टेम, एंथर वगैरह, ये सब क्या होना है, सूख के झड़ जाना है। तो ये चीज होती है। परागकण के पश्चात होने वाली घटनाएं क्या होती है, तो ये भी याद रखना है। पराग मतलब निषेचन के बाद में होने वाली घटनाओं में सबसे पहला कि जो एग है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे संलयित हो जा रहा है, और उससे क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। और जो बीजांड है वो काय में परिवर्तित हो जाता है, बीज में। ओरी परिवर्तित हो जाती है फल में। दलपुंज और बाह्य दलपुंज क्या हो जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना है, रहेंगी याद। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को भी तो बोलो। नहीं सर। नहीं है। सलोनी चिल्हाटे, सलोनी चिल्हाटे कहाँ से है बेटा, आज शायद पहला ही नाम दिखा। अच्छा, सोलोनी वो है, ठीक है, पहचान गया पहचान गया। वैशाली हो गई, वसुंधरा, ये प्रिया, प्रतिभा, शिल्पा, शिल्पा विश्वकर्मा। शिल्पा कहाँ से है बेटा, सर भोपाल। भोपाल वाले हो। शारजा को पहचानता हूँ, ये कौन है, निशा, आंचल, आंचल भी, दीक्षा, जयश्री, नैना, स्वाति, प्रीति, मानसिक में नहीं। ये Vivo Y1 VL, Vivo Y1 VL कौन है बेटा, अनम्यूट किया है मैंने, बोलो। सर भोपाल से। भोपाल, कौन, भोपाल से, ठीक
ठीक है, निकिता, यासिका, उमा, ठीक है, बाकी सबको जानता हूँ। सर सर हम्म सर चेस्मोगेमी फ्लावर और क्लिस्टोगेमी फ्लावर क्या होते हैं? हाँ, रुको। एक सेकंड रुकना है। क्या बोला था? एक कौन सा? चेस्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। चास्मोगेमी और क्लिस्टोगेमी। चास्मोगेमी का मतलब ये चीज हो रहा है कि जिन पौधों के अंदर में जो स्टिग्मा वगैरह है वो बेटा म्यूट करो। हाँ, चास्मोगेमी में क्या चीज हो रहा था, जिसके अंदर में स्टिग्मा यहाँ पे ऊपर की ओर आ रहे थे, है ना, जो सारे उसमें ऊपर की ओर आ जा रहे थे, और जो भी पौधा हो रहा था वो कैसे हो रहा था, यहाँ पे जो मतलब रिप्रोडक्शन के लिए क्या चीज चाहिए होता है, स्टिग्मा, और स्टिग्मा में क्या होना चाहिए, वो ऊपर की ओर होना चाहिए पीटल के साथ में, और लेकिन पीटल से ज्यादा बड़े रहते हैं वो वाले, है ना, और क्रिप्टोगेमी में अंदर की ओर धंसे हुए रहते हैं, लेकिन पूरा अंदर भी नहीं होता है, पूरा अंदर भी नहीं होता है, बाहर ही रहता है। ठीक, फिर दूसरी चीज ये भी रहती है, जैसे चैस्मोगेमी हो गई तो उसके अंदर में जो परागकोश रहते हैं वो कैसे रहते हैं, लंबे, मतलब उनका जो फिलामेंट रहता है वो लंबा रहता है। ठीक है, यस सर। किधर गई अनुभूति? हाँ हाँ सर। ठीक है, यहां तक कुछ डाउट है? नहीं। नो सर। ठीक है, तो फिर से कनेक्ट करो। अब 12th वाला कौन सा पोर्शन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको वो कर रहा है रिपीट। यस सर, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। यस सर, हाँ यस सर।